तो चैप्टर 4 जिसमें हम कवर करेंगे योर फर्स्ट लिनक्स एक्सपीरियंस, ये आज का टॉपिक होगा। तो अब हमने लिनक्स को इंस्टॉल कर लिया है वर्चुअल बॉक्स के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अभी देख लेंगे कि लिनक्स के बेसिक्स क्या है, उसको यूज कैसे करना है। जिस तरह डेफिनेटली जब आपने पहली दफा जिंदगी में कंप्यूटर को यूज किया होगा तो आपने सीखा होगा कि विंडोज को कैसे यूज करना है। तो इसी तरीके से ही हम देखेंगे कि लिनक्स को कैसे यूज करना है। तो अभी बस हम कुछ मिनट में शुरू करते हैं। आज रिलेटेड टू कमांड्स होगा। जी थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। वो फिर हम इंशाल्लाह फर्दर क्लासेस में करेंगे, क्योंकि चैप्टर 4 के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरे ख्याल से थोड़ा एडवांस टॉपिक है। सही। जी, तो वो होगी पोस्ट इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज। तो उसमें भी थोड़ा और चीजें, थोड़ा और कमेंट्स देखेंगे और कुछ और फीचर्स देखेंगे लिनक्स के बारे में। कुछ जो मोस्ट बेसिक टूल्स है लिनक्स के अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, हम वो देख लेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम कल कवर कर लेंगे। और फिर चैप्टर 6 जो है फिर उसमें हम शुरू करेंगे कुछ और जो मेन, ये तो लिनक्स के कमांड लाइन टूल्स है जो हम चैप्टर 5 में कवर करेंगे। फिर चैप्टर 6 में हम कवर करेंगे कुछ बेसिक एप्लीकेशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं चलता है लिनक्स के ऊपर जिस तरह विंडोज में डाउनलोड कर सकते हो, तो उसके कुछ फ्री ऑल्टरनेटिव्स हैं। लिब्रे ऑफिस एक है फॉर एग्जांपल, तो उनको कैसे यूज करते हैं, ऐसे कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं। और फिर हम चैप्टर 7 से इंशाल्लाह हम लिनक्स का कमांड लाइन को इस्तेमाल करना शुरू कर लेंगे। और अब फिर बहुत सारे कमेंट्स भी सीख लेंगे और उनको प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक हो गया। सर, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो पर इंस्टॉल करते हैं, इधर इंस्टॉल करने की ज़रूरत तो नहीं ना होती, खुद ब खुद होते हैं। मेरा मतलब ये था कि जब मैंने बोला था कि इस पे आपको इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती, मेरा मतलब ये है कि जब आप विंडोज पे एक EXE फाइल को इंस्टॉल करते हो तो वो तो आपको एक करनी ही पड़ती है इंटरनेट से डाउनलोड। फिर उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में उस EXE फाइल के थ्रू इंस्टॉल करते हो, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो लिनक्स में अच्छी बात क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो सारे फाइल्स जो को डाउनलोड करो तो ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब ये कि सिर्फ एक स्टेप में हो जाएगी, डाउनलोड तो करना पड़ेगा। सही सही। लेकिन जैसे विंडोज में 2 स्टेप प्रोसेस है, तो इसी तरह से लिनक्स में 1 स्टेप में ही हो जाएगा। एक कमांड वन आप स्टेप लिखोगे में। उसमें हो जाएगा। जी जी। अच्छा, तो अब हम शुरू कर लेते हैं फिर। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, योर फर्स्ट लिनक्स एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले, अब क्योंकि लिनक्स आपके सिस्टम पे अभी चल रहा है, तो अब हम अपना सिस्टम को टर्न ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्चुअल बॉक्स को खोलूंगा। आप सब मेरा वर्चुअल बॉक्स को देख सकते हो। जी, आप सब मेरा स्क्रीन देख सकते हो जिसमें ये वर्चुअल बॉक्स का है। यस सर, नज़र आ रही है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्योंकि हमने ये सब इंस्टॉल कर लिया है, तो अब हम क्लिक करेंगे स्टार्ट, तो हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये है हमारा वर्चुअल मशीन। तो अब सबसे पहले ये बूट होगा। तो ये डायरेक्टली लॉगिन स्क्रीन पे बूट होगा, तो फिर उससे हम लॉगिन कर लेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से ही होगा जिस तरह विंडोज में होता है। तो विंडोज में किस तरह से होता है कि आप लॉग इन करते हो, फिर उसके बाद आपको अपनी पासवर्ड सेट नहीं भी किया हुआ है तो भी आपको साइन इन को क्लिक करना है, तो फिर आप साइन इन हो जाओगे। अगर आपकी पासवर्ड सेट हुई भी है तो फिर आपको अपनी पासवर्ड लगा के फिर आप अपने अकाउंट में एंटर हो सकते हो विंडोज के ऊपर। तो इसी तरह से इधर होगा। जैसे मैं अभी उबुंटू में, ये अभी खुल रहा है, तो जब मैं उस स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाऊंगा तो लॉगिन स्क्रीन होगी वो। तो उसमें इनिशियली तो आपको पासवर्ड डालना ही पड़ता है, फिर बाद में आप जाके सेटिंग्स में डिसेबल भी कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको पासवर्ड डालनी पड़ती है इंस्टॉलेशन में, तो मैं वो पासवर्ड अभी एंटर कर लूंगा। सर कि इसमें हम टर्मिनल पे जो है वो यूज़ करेंगे उबंटू का। अब यही बात मैंने पहले बोला था कि उबुंटू लिनक्स जो है, सारे लिनक्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्लेवर्स है ये सब उनके लिए नहीं है। मैं अभी सिर्फ उबुंटू लिनक्स की बात कर रहा हूँ। उबुंटू लिनक्स के अंदर TUI मतलब है कि हमारा जो कमांड लाइन है, टर्मिनल है वो, और हमारा जो GUI है मतलब है कि हमारा जितने भी ग्राफिक्स और सब है जो विंडोज की तरह लगते हैं, उन दोनों आपस में चलते हैं।
तो हम बिल्कुल डेफिनेटली टर्मिनल को भी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन आज का क्लास सिर्फ इसी पर्पस का ही होगा। हम बस अभी देखेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये मेरा लॉगिन स्क्रीन है, तो ये मैंने अपना मेरा अकाउंट इधर है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद ये मेरा पासवर्ड के लिए मांगेगा, तो मैं फिर उसको टाइप कर लूंगा, और टाइप करने के बाद मैं एंटर दबा दूंगा, तो फिर ओएस के अंदर वो खुल जाएगा। अच्छा, जब भी आप उबुंटू लिनक्स को इस्तेमाल करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो आपको स्क्रीन दिखेगी, मतलब है कि जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन होनी चाहती है, वो इधर अभी आएगा। अच्छा, तो ये है आपकी डिफॉल्ट उबुंटू की जो डेस्कटॉप है। तो जब आप पहली दफा खोलते हो तो आपके पास ये सब आती है कि साइन टू योर अकाउंट्स और ये सब। तो मैं फिलहाल इसको स्किप कर लूंगा, चाहो तो आप अकाउंट्स बना भी सकते हो और साइन इन भी कर सकते हो। तो इससे आसानी ये होगी कि जब भी आप कोई भी चीज लिनक्स के अंदर करोगे, चाहे वेब ब्राउजर के थ्रू हो या चाहे किसी और चीज के थ्रू हो जिसमें आपको लॉगिन करनी पड़ेगी, तो फिर आपको लॉगिन नहीं करनी पड़ेगी, या सिर्फ आपको अपनी पासवर्ड टाइप करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। तो ये इसमें एक फीचर है, आप हर चीज को लिंक कर सकते हो। इसमें टोटल 4 अकाउंट्स आप लिंक कर सकते हो। सबसे पहले तो जिस तरह की गूगल अकाउंट होती है जो आपके सारे गूगल प्रोडक्ट्स पे चलती है, आप गूगल प्रोडक्ट से मेरा मतलब है जो आपका गूगल ड्राइव है, उसमें जो आप एआई के लिए जो कोलैब डॉट रिसर्च यूज करते हो, गूगल कोलैब, वो भी है। इसमें आपके जितने भी दूसरे प्रोडक्ट्स है कि उसमें गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, वो सब होती है उसमें भी। और जितने भी गूगल से रिलेटेड चीजें हैं उन सब में, यूट्यूब में आपकी जो अकाउंट है वो सब एक ही होती है आपकी गूगल की। इसी तरह से उबुंटू में हर जगह आप एक उबुंटू अकाउंट बना सकते हो, तो वो हर जगह इस्तेमाल होगी उबुंटू के अंदर। तो ये आपकी उबुंटू की अकाउंट हो गई, आप अपनी गूगल अकाउंट भी डाल सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट की जो आपकी अकाउंट होती है, जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या किसी और माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन के साथ इस्तेमाल करते हो, वो भी डाल सकते हो। और नेक्स्ट क्लाउड मेरे ख्याल से एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको भी लिंक कर सकते हो अगर आपके पास एक अकाउंट मौजूद है तो उसके बाद लाइफ पैच। तो लाइफ पैच क्या है? वही चीज थी जो मैंने बोला था कि ये ऑटो अपडेटर है, जिस तरह विंडोज में कैसी अपडेट होती है। लेकिन लाइफ पैच में अच्छी बात ये है कि लाइफ पैच के अंदर ऑटोमेटिकली जितने भी आपके अपडेट्स आते हैं उनके लिए आपको रिस्टार्ट नहीं करनी पड़ती है कंप्यूटर को, डायरेक्टली वो इंस्टॉल होती है और आप अपना कंप्यूटर को यूज करते रह सकते हो। और जब आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो खुद ब खुद वापस अटैच हो जाएगा। और फिर जो भी फंक्शंस आप पहले नहीं कर सकते थे इंस्टॉलेशन के ड्यूरिंग, वो आप फिर कर सकते हो। अब ऐसी कौन सी फंक्शंस है जो आप नहीं कर सकते हो इंस्टॉलेशन के ड्यूरिंग? जब लाइफ पैच का कोई अपडेट हो रहा है, जब आपकी कंप्यूटर अपडेट हो रही है आपकी ये उबुंटू लिनक्स, तो आप कौन सी चीजें इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो? इनमें से एक चीज है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, क्योंकि जिस पोर्ट से आपकी लाइफ पैच की अपडेट्स हो रही होती है उसी पोर्ट से आपकी डाउनलोड्स भी हो रही होती है। तो इस वजह से, क्योंकि वो ब्लॉक होती है, तो इसलिए आप फिर कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको कोई अर्जेंट डाउनलोडिंग करनी है और कोई अगर लाइफ पैच की कोई प्रोसेस चल रही है, तो आप एक किल का कमांड को यूज कर सकते हो। फिर हम आगे जाके देखेंगे कौन कौन से कमांड्स है, लेकिन एक किल का कमांड है जिसमें आप अपडेटिंग का प्रोसेस को किल कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। तो फिर वो बाद में कभी खुद ही खुद मतलब शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर उसी वक्त के लिए फिर आपको परेशानी नहीं होगी और आप अपनी सारी इंस्टॉलेशन कर सकोगे। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा सेटअप लाइफ पैच। तो उसके बाद मुझे अपनी पासवर्ड डालनी पड़ेगी। तो क्योंकि आपने अपनी पासवर्ड डाली है, इसलिए आपको अपनी क्या बोलते हैं, सारी पासवर्ड आपको डालनी पड़ेगी। अगर आपका पासवर्ड नहीं कॉन्फ़िगर हुआ हो तो फिर आपको पासवर्ड नहीं डालनी पड़ेगी। जिस तरह अगर आप कोई चीज को एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस से खोलते हो विंडोज के अंदर, तो उसमें आपको मोस्ट कंप्यूटर्स पे आपको पासवर्ड नहीं लगाना होता है जब आप वो यस या नो क्लिक करते हो, क्योंकि आप खुद कॉन्फ़िगर नहीं करते हो। लेकिन कुछ लोगों के कंप्यूटर्स के अंदर उसके लिए भी आपको पासवर्ड डालनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है, बाय डिफॉल्ट आपको पासवर्ड डालनी पड़ती है लिनक्स के अंदर। विंडोज में बाय डिफॉल्ट आपको नहीं डालनी पड़ती है, लेकिन आप ये सारे ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से।
तो अब क्योंकि लाइफ पैच को एनेबल करने के लिए उबुंटू मुझे साइन इन होना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, अभी इतना ज़रूरी नहीं है इस क्लास के लिए। तो फिर उसके बाद आप ये भी सेटिंग कर सकते हो कि जो भी आपके पास क्रैशेस आते हैं, बग्स आते हैं या जो भी आते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर आपको, अब उबुंटू ने क्या, किस कंपनी ने उबुंटू को बनाया है, ओपन सोर्स कंपनी है कैनोनिकल के नाम से, उन्होंने उबुंटू लिनक्स को बनाया है, तो आपको उनको ये डाटा सेंड करना है, तो आप यस या नो को चूज कर सकते हो। मैं फिलहाल नो ही कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स है, लोकेशन सर्विसेज को ऑन रखनी है नहीं, मैं इसको हाँ रख देता हूँ, वरना फिर कुछ एरर्स आ सकते हैं या कुछ इनएक्यूरेसीज आ सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपको कुछ सॉफ्टवेयर देते हैं। अब देखो ये बिल्कुल वही बात है कि ऐसा नहीं, ये लोग बहुत ऐसा बोलते हैं कि लिनक्स में सबसे बड़ा मसला ये है आप कोई भी अपनी सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते हो, उसमें बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो काफी हद तक ऐसे सॉफ्टवेयर जो बंदा हर दिन यूज करता है। अगर कोई प्रोग्रामर हो तो VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड बहुत यूज होता है, तो ये यहाँ इसमें इंस्टॉल हो सकती है। जूम जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं वो भी इसमें इंस्टॉल हो सकता है। म्यूजिक के लिए स्पॉटिफाई, काम के लिए अगर आपको कोई वर्क स्पेस है तो उसके लिए स्लैक, आपके पास एक पाइथन की IDE है पाइचार्न के नाम से, वो भी इंस्टॉल हो सकती है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं तो एंड्रॉइड स्टूडियो, फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वो उसकी अभी प्रीव्यू चल रही है लेकिन वो भी अभी मौजूद है। फिर ये मेरे ख्याल से कुछ ये कोई पेंट टूल है क्रेटा के नाम से, और फिर ये एक मीडिया सर्वर का एप्लीकेशन है प्लेक्स, और VLC मीडिया प्लेयर भी आपकी इसमें डाउनलोड हो सकती है। आपका एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर OBS स्टूडियो, मेरे ख्याल से बहुत लोग ने एटलीस्ट सुना तो होगा इसके बारे में, तो ये भी इसमें इंस्टॉल हो सकता है। फिर उसके बाद GNU एक बहुत ही अच्छा पेंटर एप्लीकेशन है, तो वो भी, और उसमें फिर बहुत सारे और भी चीजें जैसे डिस्कॉर्ड है, और ब्रेव है, ब्रेव एक बहुत ही अच्छा ब्राउजर है, वो भी इसमें इंस्टॉल हो सकता है। आइडिया, इंटेलिज आइडिया, ये एक बहुत ही पॉपुलर IDE है प्रोग्रामिंग के लिए, वो भी इसमें इंस्टॉल हो सकती है। सबलाइन टेक्स्ट, और बहुत सारे इसमें मौजूद है। तो ऑब्वियसली हम सारे में से विल नॉट लुक एट ऑल ऑफ देम, अभी तो बहुत सारे हैं। तो अभी हम डन क्लिक कर लेते हैं, और फिर यहाँ ये आपकी है लाइफ पैच। लाइफ पैच तो मैं इसको नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने उसको नो किया था, लेकिन ये एक इंस्टॉलेशन है जो होना ही पड़ता है। ये इनिशियल इंस्टॉलेशन है, क्योंकि अब ऑब्वियसली हर दिन या कुछ हर हफ्ते में कोई ना कोई अपडेशन तो होता ही रहता है, तो ये उसका एक इनिशियल अपडेट है जो इसको करना ही पड़ता है। और अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपकी कंप्यूटर नहीं चलेगी। लेकिन आप इस पे भी X को क्लिक कर सकते हो इधर, तो ये आपको बाद में रिमाइंड कर लेगा। तो ये है आपकी उबुंटू की डेस्कटॉप। ये वही चीज होगी जब आप अपनी कंप्यूटर को खोलोगे तो आपको ये दिखेगी। वो सब जो हमने अभी की वो तो सिर्फ एक वन टाइम सेटअप थी, अब ये वो चीज होगी जो आपको हर वक्त दिखेगी। तो आपके यहाँ एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले ये आपकी ब्राउजर है फायरफॉक्स, फिर उसके बाद ये आपकी मेल क्लाइंट है, ये एक बिल्ट इन मेल क्लाइंट है जो आपकी उबुंटू लिनक्स में लगती है थंडरबर्ड के नाम से। तो फायरफॉक्स और फिर थंडरबर्ड, फिर उसके बाद फाइल्स, ये आपकी फाइल एप्लीकेशन है, फाइल एक्सप्लोरर की तरह है बिल्कुल। और रिदम बॉक्स, ये एक म्यूजिक एप्लीकेशन है। फिर लिब्रे ऑफिस जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एक ऑल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो ये उसका, ये वर्ड का ऑल्टरनेटिव है राइटर के नाम से। इसी तरह से मेरे ख्याल से और भी ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है। तो ये जो आपकी, आपको यहाँ ये एक स्क्वायर दिख रही है नीचे, तो ये बिल्कुल आपकी सर्च बार की तरह है, तो आप सर्च भी कर सकते हो। तो आप विंडोज का बटन भी क्लिक कर सकते हो, तो इसमें वो सर्च खुल जाएगा। तो यहाँ सर्च बार में अगर मैं टाइप करता हूँ फॉर एग्जांपल लिब्रे ऑफिस, तो ये आपकी सारी लिब्रे ऑफिस की एप्लीकेशन है। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑल्टरनेटिव है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये आपकी पावर पॉइंट की ऑल्टरनेटिव है। और लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये आपकी एक्सेल की ऑल्टरनेटिव है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। और लिब्रे ऑफिस ड्रॉ, ये एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है जो आपकी एक तरह से पेंट की ऑल्टरनेटिव है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो ये आपकी सारी लिब्रे ऑफिस की एप्लीकेशंस हो गई। अब उसके अलावा हमारे पास ये भी है उबुंटू सॉफ्टवेयर। तो अगर आप कोई और उबुंटू का वर्जन को इंस्टॉल करते हो तो फिर आपको ये सारे फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, आपको तकरीबन हर चीज को इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और ये जो मैं अभी एक चीज खोल रहा हूँ उबुंटू सॉफ्टवेयर के नाम से, ये बिल्कुल ऐसी चीज है जिस तरह आपके पास माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोलता हूँ, तो ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है जिसपे आप एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ऐसी ही स्टोर है जो उबुंटू के लिए है, इसका नाम है उबुंटू सॉफ्टवेयर। तो वो मेरे ख्याल से भी थोड़ी टाइम लगेगी खुलने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की एक ऑल्टरनेटिव है उबुंटू के लिए। दूसरे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस और वर्जन्स में आपको ये नहीं मिलेगा।
आपको ये नहीं मिलेगा। आपको या तो अगर उसका कोई चीज मौजूद है तो फिर आपको खुद इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी कोई चीज नहीं होगी आपके पास, तो फिर आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ, एक टूल है जो सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, सारे लिनक्स के फ्लेवर्स पे, हर चीज पे इंस्टॉल हो सकता है, और ये बिल्कुल उबुंटू सॉफ्टवेयर की तरह ही है। बस फर्क क्या है, उबुंटू सॉफ्टवेयर में एक जीयूआई है, आप देख सकते हो ये एक जीयूआई है, ये टर्मिनल नहीं है आपका। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव है जो यही चीज है लेकिन टर्मिनल बेस है, स्नैप के नाम से। तो उसका नाम है स्नैप स्टोर। तो जिस तरह आपका एपीटी है, वो जो एक डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर होती है, डिफॉल्ट इंस्टॉलर होती है जो आपकी सारे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करती है उबुंटू के अंदर, इसी तरह से आपकी जो डिफॉल्ट इंस्टॉलर, डिफॉल्ट नहीं, एक थर्ड पार्टी इंस्टॉलर आपके पास मौजूद है। अगर आपको एपीटी को यूज नहीं करना है या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो एपीटी के अंदर नहीं है, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको। उसका नाम है स्नैप। तो उसका भी कमांड बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह sudo apt कैसे होता है, sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस आपकी एप्लीकेशन की नाम। तो इसी तरीके से इसमें होगा sudo स्पेस snap स्पेस इंस्टॉल स्पेस और फिर आपकी एप्लीकेशन की जो नाम है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ही होगी। तो अब आप देख सकते हो कि इसका इनिशियल सेटअप हो रही है। GUI मेरा मतलब था, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है पहले। तो अच्छा, अब ये खुल गई है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपकी एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की तरह ही है। आपके पास बहुत सारे सेक्शंस है आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस के। तो जैसे अगर मैं गेम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके फिर बहुत सारे गेम्स खुल जाएंगे जो आप इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो लिनक्स के अंदर। तो अभी मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट में थोड़ा मसला है, तो आई थिंक इसमें लोड होने में देर लग रही है। फिलहाल हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। और फिर आखिरी चीज है आपकी हेल्प। तो ये जब आप हेल्प का बटन को क्लिक करते हो तो फिर क्या होता है कि ये आपका एक हेल्प सेक्शन को खोल देता है जिसमें आप बग्स के लिए देख सकते हो। क्योंकि लिनक्स, फिर से वही बात है, लिनक्स वही लोग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेवलपमेंट रिलेटेड काम करते हैं या आईटी रिलेटेड काम करते हैं। तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज आती ही है, जिस तरह प्रोग्रामिंग में कोई ना कोई मसला आता ही है कि आपको कोई ना कोई बग्स आएगा और आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो वो एक छोटा सा एक गाइड है यहाँ। और ये एक बिगिनर गाइड की तरह भी एक्ट करती है, जिसने कभी लिनक्स को यूज नहीं किया या उबुंटू को यूज नहीं किया है, तो ये उसके लिए है। अच्छा, तो अभी भी ये लोड हो रही है इधर। तो अब हम देखते हैं ब्राउजर को। तो सबसे पहले तो आपने एक चीज नोट किया होगा कि जितने भी एप्लीकेशंस है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरह तो नहीं है। यहाँ एज भी नहीं लगा हुआ है, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक एज होती है वो भी नहीं है। इसमें क्रोम भी नहीं है। इसमें जो ईमेल का क्लाइंट है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का एक ईमेल क्लाइंट भी है ना, मेरे ख्याल से आई थिंक मेल के नाम से ये जो आपकी एक होती है, तो वो भी नहीं है इसके अंदर। और थंडरबर्ड के नाम से कोई चीज इंस्टॉल हुई हुई है। फिर इसी तरह से ये रिदम बॉक्स, ये तो इंस्टॉल नहीं हुआ है विंडोज के अंदर। और फिर ये उसका अल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लिब्रे ऑफिस राइटर। और यहाँ तो आपको यही दिख रहा है, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब वजह ये है, ये सारे एप्लीकेशंस को डिफॉल्ट इंस्टॉल होने का और इनको यूज करने का, ये सारे ओपन सोर्स एप्लीकेशंस हैं। तो जिस तरह से लिनक्स खुद ओपन सोर्स है, इसी तरह से जितने भी एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हो वो भी तकरीबन सारे ओपन सोर्स ही होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 90% ऑफ द टाइम यही होता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसी एप्लीकेशन के लिए ही क्यों ना हो, कि वो ओपन सोर्स हो जाती है खुद ब खुद जब वो लिनक्स के ऊपर आती है। कुछ एक्सेप्शंस है, हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एक्सेप्शन हो उसके अंदर, लेकिन मोस्टली यही बात होती है कि जो भी आपके पास लिनक्स में एप्लीकेशन होती है वो सब ओपन सोर्स होती है। और अगर वो एप्लीकेशन ओपन सोर्स नहीं है, जिस तरह क्रोम क्लोज सोर्स है, ओपन सोर्स नहीं है, या एक्चुअली नहीं, मेरे ख्याल से क्रोम क्रोम इटसेल्फ जो है वो क्लोज सोर्स है, और एक और उसका ओपन सोर्स वर्जन है जिसका नाम है क्रोमियम। तो वो मेरे ख्याल से ओपन सोर्स है, तो वो भी आई एम श्योर आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन क्रोम जो आप विंडोज में यूज करते हो वो इसमें इंस्टॉल नहीं हो सकती है। आप जो मेल क्लाइंट को यूज करते हो वो इसमें थंडरबर्ड चलती है। थंडरबर्ड भी एक ओपन सोर्स मेल क्लाइंट है। तो इसी तरह से रिदम बॉक्स, ये भी आपकी एक ओपन सोर्स म्यूजिक प्लेयर है। आई थिंक मेरे ख्याल से विंडोज में जो डिफॉल्ट होती है वो ग्रूव म्यूजिक होती है। तो जो भी ये है, जितने भी आपके पास चीजें हैं, ये सब विंडोज में आपके पास क्लोज सोर्स होती है और आपकी लिनक्स के अंदर ये सब ओपन सोर्स होती है। अच्छा, तो अब हमने इसका ब्राउजर भी देख लिया है। तो ये आपके मेन एप्लीकेशंस वो हो गए हैं जो आपके अभी लेफ्ट साइड के ऊपर लगा हुआ है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह आप एप्लीकेशंस को टास्क बार के ऊपर पिन करते हो, दूसरे एप्लीकेशंस को भी आप पिन कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास मौजूद है लिब्रे ऑफिस
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो आप यहाँ इसको राइट क्लिक करके आप कर सकते हो ऐड टू फेवरेट्स। तो ये अब देख सकते हो ये अब इस लिस्ट के अंदर आ गया, और फिर मैं राइट क्लिक करूंगा रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स, तो ये यहाँ से हट गई है। तो आप ये भी कर सकते हो। उसके अलावा ये आपके सारे डिफॉल्ट एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ लिनक्स के ऊपर इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो आप ये सब देख भी सकते हो। तो जैसे आपका ये आई थिंक एक हार्डवेयर यूटिलिटी है, या आपका कैलेंडर यूटिलिटी है, ये मेरे ख्याल से आपकी कैमरा की यूटिलिटी है, और ये आपकी कीबोर्ड है, जिस तरह आपकी डिजिटल कीबोर्ड होती है विंडोज के अंदर, ये गूगल ट्रांसलेट है या उसका कोई फ्री वर्जन होगा। और उसके अलावा आपके पास कुछ और भी ऐप्स मौजूद है, कुछ वाइटैलिटी ऐप्स है जैसे सिस्टम रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए। इस तरह आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, तो अब हमने ये सब तो देख लिया, हमने अपने डिफॉल्ट एप्लीकेशन और सब कुछ तो देख ही लिया है। हम टर्मिनल और उस सब के बारे में तो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमने इसको कवर कर लिया है। अब हम टॉप राइट पे क्लिक करके देखेंगे कि इधर क्या है, या चलो फिर हम यहाँ से ही शुरू कर लेंगे। सबसे पहले जो आपके पास एक्टिविटीज का टैब है, टॉप लेफ्ट में एक्टिविटीज खुली हुई है। तो ये बिल्कुल यही चीज है कि जैसे आपने अगर कभी देखा हो तो विंडोज के अंदर आपके पास एक डेस्कटॉप चेंजिंग ऑप्शन है। मेरे ख्याल से इसकी वजह से जूम फंस सकती है या मीटिंग हमारी बंद हो जाएगी, तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करते हो टास्क व्यू के ऊपर, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो न्यू डेस्कटॉप का बटन। तो ये जो आपको एक नीचे बटन दिख रही है सर्च बार के साथ, ये वाली, तो टास्क व्यू के नाम से अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आपके पास है न्यू डेस्कटॉप का ऑप्शन, तो आप उसके ऊपर जा सकते हो। तो आपका एक बिल्कुल फ्रेश डेस्कटॉप खुल जाएगी। तो ये है आपकी टास्क व्यू, और ये बिल्कुल वही चीज है जो इसके अंदर है, एक्टिविटीज है इसका नाम लिनक्स के अंदर। तो आप अपना दूसरा एक विंडो बना सकते हो, और आप उसके अंदर फिर जाके अपना एक नया वर्क स्पेस बना सकते हो। तो ये बिल्कुल वही चीज है। फिर उसके बाद ये जो टॉप मिडिल में है ये आपकी कैलेंडर है। तो अब यहाँ फिलहाल अरबिक की सेटिंग लगी हुई है, तो मुझे इसका वजह तो नहीं पता है, लेकिन फिलहाल इसमें अरबिक की सेटिंग लगी हुई है। ये मेरी करंट टाइम है 10 टू, और फिर ये मेरा करंट डेट है 9, तो 9 पूरा डेट नहीं बता रहा है, तो 9 अगस्त 2021। तो उसके बाद यहाँ राइट पे आपके पास ये 3 आइकॉन्स मौजूद है। तो ये बिल्कुल वही चीज है। सबसे पहले तो ये जो आपके पास टाइम की चीज है, ये बिल्कुल वही चीज है जो आपके बॉटम राइट पे लगी हुई है, ये आप देख सकते हो 10:02 PM 9/8/2021, ये बिल्कुल वही चीज है। पाकिस्तान में वीडियो है भी या नहीं है? और फिर उसके अलावा जो आपके पास यहाँ टॉप राइट में अवेलेबल है, तो ये आपकी बैटरी का एक सिग्नल है। तो अभी 33 मिनट्स रिमेनिंग है, 26%। वैसे से याद आ गया कि मुझे 1 मिनट चार्ज पे लगाना चाहिए, वरना मसला हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से अभी चार्ज हो रही है। तो इसमें फिर वही बात है, क्योंकि हम अभी उसके अंदर है, उबुंटू लिनक्स मतलब वर्चुअल मशीन के अंदर है, तो ये यहाँ नहीं दिखा रहा है कि ये चार्जिंग हो रही है। आप देख सकते हो कि मेरा विंडोज के अंदर तो क्लियरली दिख रहा है कि करंटली पावर मोड इज प्लग्ड इन, और यहाँ भी आपको एनिमेशन दिख रही है कि अभी चार्ज हो रही है। लेकिन इधर आपको कुछ भी नहीं दिख रही है, वही लिख रहा है, लिखा हुआ आ रहा है कि 33 मिनट्स 26% रिमेनिंग। तो इसका वजह वही है कि ये वर्चुअल मशीन के अंदर चल रही है। तो उसके बाद हम देखते हैं इधर, तो ये हमारी चार्ज का सारे सेटिंग्स है। तो ये जो भी चीज आप क्लिक करते हो ये आपकी सेटिंग्स के अंदर ही ले जाती है। तो हम सेटिंग्स को एक बार मतलब तसल्ली से देख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये आपकी पावर सेटिंग्स है, या आपकी सारी क्या बोलते हैं, आपकी जो बैटरी परसेंटेज है, और ये सारी जो आपके सारे स्टैट्स है वो सब आप यहाँ देख सकते हो। फिर आपकी कनेक्शन। अब ये एक अजीब बात है, ये मैंने पहले भी आई थिंक डिस्कस किया है। यहाँ विंडोज में आपको दिख रही है कि मेरे पास अभी वायरलेस इंटरनेट है, मेरे पास इथरनेट नहीं है। लेकिन यहाँ तो इधर जो है इथरनेट लगी हुई है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वायर्ड कनेक्टेड, मतलब है कि इथरनेट लगी हुई है। ये तो अजीब बात है, मैंने वायरलेस लगाया लेकिन तो भी इसमें इथरनेट दिखा रहा है। वजह यह है कि जब भी आप वर्चुअल मशीन को के अंदर ये यूज करते हो तो क्या करना पड़ता है आपके अडेप्टर को। फिर से वही बात है कि वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि कुछ रिसोर्सेज वर्चुअल मशीन लेता है, कुछ रिसोर्सेज आपका मेन ये जो विंडोज में अभी चल रहा है आपका होस्ट ओएस जिसको बोलते हैं वो लेता है। बाकी आपस में दोनों हर चीज सेपरेट रहता है। तो बिल्कुल वही चीज है इधर भी, जब आपके क्योंकि आपके पास ये आपकी नेटवर्क अडेप्टर सेपरेट है, तो चलेगी दोनों, क्योंकि एक के ऊपर एक चल रही है, क्योंकि आपकी इसी कंप्यूटर के ऊपर चल रही है। इंटरनेट तो आपकी आएगी, लेकिन आपको ये नहीं दिखाएगा कि आपके पास वायरलेस है या वायर्ड है। वो इंफॉर्मेशन वो यहाँ नहीं ला सकता है, वरना जो हाइपरवाइजर का एक बैरियर है वो टूट जाएगा।
एक तरह से आप यही समझो कि टूट जाएगा। तो इट्स नॉट अलाउड, आप ये सेंड नहीं कर सकते हो डाटा, वरना फिर हाइपरवाइजर का जो मकसद है सबको सेपरेट रखना, वो फिर मकसद मतलब खत्म हो जाएगा। और इतना तो भेजना ही पड़ेगा, इतना तो इन्फॉर्मेशन इसको बताना ही पड़ेगा लिनक्स को, वरना फिर पता कैसे चलेगा कि ये मतलब वो इसके पास इंटरनेट भी है या नहीं। तो ये एक वजह है। और अब आप देख सकते हो कि अब यहाँ चार्ज होने लगी है, अब यहाँ चार्जिंग की इंडिकेटेड दिख रही है। तो फिर से वही बात है, हाइपरवाइजर हर चीज को मैनेज करती है कि कितना रिसोर्सेज विंडोज पे देना है, कितना रिसोर्सेज लिनक्स पे। तो जब वो बेहतर समझता है, वो कुछ रिसोर्सेज लिनक्स को देता है, जब नहीं समझते तो कुछ चीजें विंडोज में। और अब वो समझ रहा है कि चलो मैं दिखा दूं यूजर को लिनक्स के ऊपर के यहाँ अभी चार्ज हो रही है, तो मुझे दिखा रहा है। तो अब उसके बाद हमारी सेटिंग्स की यहाँ ऑप्शन है, हमारी एक लॉक की ऑप्शन है जिसमें मैं लॉग आउट हो जाऊंगा, और फिर यहाँ पावर ऑफ की ऑप्शन है। तो यहाँ आप लॉग आउट हो सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो और पावर ऑफ कर सकते हो। पावर ऑफ पे क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ आपके पास रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन है। मैं फिलहाल जाहिर सी बात है कैंसिल को क्लिक करूंगा। तो इसके बाद हम अभी सिर्फ दो ही और चीजें देख लेंगे। वैसे तो आप आई थिंक अग्री करोगे कि विंडोज से अगर आप कंपेयर करो तो ये यूजर इंटरफेस, ये जो डेस्कटॉप है, ये बहुत ही आसान है यूज करना। मतलब इसके मुश्किल से पूरे डेस्कटॉप के अंदर जैसे 5 या 6 बटन है, लेकिन विंडोज के ऊपर कितने सारे चीजें हैं। जबकि लोग बोलते हैं कि लिनक्स मुश्किल है, तो उबुंटू लिनक्स बनाए इसी तरीके से ही कि वो बिगिनर्स को अट्रैक्ट करे लिनक्स की तरफ, ताकि उनकी इतनी आदत हो जाए लिनक्स को यूज करने का कि जब वो एक प्रोफेशनल लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन या फ्लेवर के ऊपर जाएंगे, जैसे डेबियन है या आर्च लिनक्स है या कोई भी और ऐसी मुश्किल वर्जन है लिनक्स की, तो उनको इतनी मुश्किलात नहीं होगी। ये एक अच्छी बात है इसकी। तो एक तरह से एक ट्रेनिंग है बिगिनर्स के लिए, ताकि वो प्रिपेयर करे बिगिनर्स को दूसरे वर्जन्स के लिए या मोर एडवांस लिनक्स के वर्जन्स के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं, अब क्योंकि हमने ये सब तो देख लिया है, अब हम देखते हैं सेटिंग्स को। तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से सेटिंग्स खोल सकते हो, और अगर आप यहाँ टाइप भी करोगे तो आप यहाँ से भी सेटिंग्स को खोल सकते हो। तो अब मैं डायरेक्टली फिर यहाँ से ही खोल देता हूँ। तो ये है मेरी सेटिंग्स। तो आप इधर से देख सकते हो कि ये बिल्कुल आपकी सेटिंग्स की तरह है, जिस तरह विंडोज में होती है या कंट्रोल पैनल के अंदर होती है। तो इसमें आपके पास बहुत सारे मेन्यूज है, जिस तरह आपकी नेटवर्क की मेन्यू है। तो आप देख सकते हैं फिर से वही बात है, वायर्ड दिखा रहा है जबकि मेरा वायरलेस है, तो ये तो नॉर्मल है। क्योंकि वर्चुअल मशीन में मैंने ऑलरेडी बताया है कि ऐसे मतलब सारी चीजों को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, वरना फिर हाइपरवाइजर का जो मकसद है वो फिर रहेगा नहीं। फिर उसके बाद ब्लूटूथ है, तो उसमें मेरे पास ब्लूटूथ यहाँ दिखा रहा है, नो ब्लूटूथ डोंगल फाउंड। लेकिन अगर मैं यहाँ ब्लूटूथ खोल देता हूँ, आप देख सकते हो, अब जाहिर सी बात है इस कंप्यूटर में ब्लूटूथ तो होगी, विंडोज की कंप्यूटर है, तकरीबन हर कंप्यूटर में ब्लूटूथ तो होती ही है, और इसमें भी है, आपके सामने है। तो भी इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है? वही बात है, हाइपरवाइजर हर चीज को सेपरेट रखता है। अगर आप चाहते हो कि आपका नेटवर्क जो है, ये जो है आपका नेटवर्क, ये अगर दिखाए कि यहाँ आप वायरलेस यूज करते हो, तो फिर आपको अपनी अडेप्टर को लगानी पड़ेगी, वायरलेस अडेप्टर को आपको लगानी पड़ेगी। और अगर आप ब्लूटूथ को यूज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आपको एक्सटर्नल अडेप्टर लगानी पड़ेगी ब्लूटूथ के लिए। तो उसके बाद हम जाते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। तो आप अपनी बैकग्राउंड का कलर को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल विंडोज की तरह है। इसमें आप अपनी अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हो, लाइट मोड या स्टैंडर्ड मोड, एक मिक्स है व्हाइट और डार्क का, और फिर कंप्लीटली डार्क मोड जो इस तरह से लगती है। तो मैं फिलहाल इसको स्टैंडर्ड पे ही रख लेता हूँ। फिर उसके बाद आपके पास कुछ और भी सेटिंग्स है, अब हम हर चीज के थ्रू नहीं जाएंगे, लेकिन ये मैं आपको ऐसे एक दिखा रहा हूँ। या नोटिफिकेशन की सेटिंग्स है, यहाँ सर्च की सेटिंग्स है कि क्या क्या चीज दिखाए सर्च के अंदर, दिखाए सर्च के अंदर। फिर आपकी एडिशनल ड्राइवर्स हैं, और उसके अलावा या ड्राइवर्स और एप्लीकेशंस हैं। फिर उसके बाद आपकी कनेक्टिविटी सेटिंग्स है या प्राइवेसी सेटिंग्स है, इसमें आप अपनी प्राइवेसी चीजें, रिलेटेड चीजें को कंट्रोल कर सकते हो। तो क्योंकि लिनक्स का एक और भी बहुत ही मेन वजह है जिसकी वजह से लोग यूज करते हैं प्राइवेसी के लिए। विंडोज में तो आपका हर हर मतलब जितने भी आपके पास डाटा है विंडोज के अंदर, वो विंडोज के पास मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास जाती ही जाती है। इसका प्रूफ भी ये है कि देयर इज अ वर्जन ऑफ विंडोज व्हिच यू कैन इंस्टॉल, उसमें आपके पास जितने भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो सब निकाल लिया गया है। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि वो एक ओपन सोर्स वर्जन है विंडोज का। तो अगर आप अपना फाइल एक्सप्लोरर को अभी खोलते हो, जिस तरह मैं अभी खोल रहा हूँ, तो आपको अब इसमें ज्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगा, बहुत ही कम देर लगा, लेकिन उसमें वो इससे भी जल्दी खुल रही है। और इसी तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सब बहुत जल्दी खुल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली कोई बैकग्राउंड प्रोसेस हो रही है जो विंडोज से अटैच हो रही है, तो वो ये है कि विंडोज आपका डाटा ले रहा है। तो ऑब्वियसली प्राइवेसी इश्यूज दुनिया में भी ओवरऑल बहुत बढ़ गई है। तो इसका वजह ये है कि अब जाहिर सी बात है, गूगल जैसे कंपनीज या फेसबुक जैसे कंपनीज तो डाटा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मतलब कोर में
एट द कोर वो मार्केटिंग कंपनीज है, वो डाटा को सेल करके उससे पैसे कमाते हैं, उनका मेन इनकम यही है। इसलिए गूगल सर्च इंजन के लिए मतलब के थ्रू भी उनको इतने पैसे मिल रहे हैं क्योंकि आप डाटा खरीदते हो उनसे। तो अब आपकी आती है कनेक्टिविटी सेटिंग्स। तो यहाँ आपकी कनेक्टिविटी सेटिंग्स मौजूद है, प्राइवेसी सेटिंग्स है ये सारे। तो आप अपनी स्क्रीन लॉक प्राइवेसी, फाइल हिस्ट्री एंड ट्रैश प्राइवेसी, थंडरबोल्ट की प्राइवेसी अगर आपने कोई थंडरबोल्ट की कोई चीज लगाई हुई है तो, लोकेशन प्राइवेसी, कनेक्टिविटी प्राइवेसी, इन सारी चीजें को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके अलावा आपकी ऑनलाइन अकाउंट्स, वही सारी चीजें जो हमने डिस्कस किया था। अब इसके अंदर और भी मौजूद हैं, उबुंटू है, गूगल है, नेक्स्टक्लाउड के बारे में हमने डिस्कस किया है, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी हमने किया है, फिर फेसबुक भी आप कर सकते हो, फ्लिकर अगर आप यूज करते हो, फोर स्क्वायर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, अगर आपके पास कोई मेल की अकाउंट है, IMAP या SMTP की, तो आप वो भी डाल सकते हो। अगर आपके पास कोई एंटरप्राइज की अगर ये कोई एंटरप्राइज के ऊपर चल रही है तो फिर आप एंटरप्राइज का एक लॉगिन सॉफ्टवेयर कर्बरोस के नाम से आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा शेयरिंग, तो यहाँ आपकी कंप्यूटर की नेम है लैपटॉप कंप्यूटर, फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शंस है, स्क्रीन शेयरिंग ऑन, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ, फिर साउंड की ऑप्शंस आपकी स्पीकर्स, फिर पावर की ऑप्शंस या आपकी बैटरी की ऑप्शंस है, फिर डिस्प्लेस की ऑप्शन या आपकी सारी ओरिएंटेशन है, रेजोल्यूशन है, वो सब है। अब क्योंकि ये वर्चुअल मशीन के अंदर चल रही है, मैं जाहिर सी बात है इसको 1920 बाई 1440 तो कर नहीं सकता हूँ। और इसमें मेरे ख्याल से 1080 का तो ऑप्शन अभी नहीं दिखा रहा है, तो इसमें 1080 का तो ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि इनफ स्पेस ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्चुअल मशीन में ही चल रही है, तो इसलिए आपका पूरा स्क्रीन का साइज नहीं लेगा, कुछ आपको फिर स्पेशल सेटिंग्स करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आती है आपकी रिफ्रेश रेट, तो इसमें 60 हर्ट्ज ये मेरा मॉनिटर का रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज, तो फिर यही रहेगा। फिर उसके बाद आपकी ये फ्रैक्शनल स्केलिंग, ये भी फिर फिलहाल इसको बंद ही रखेंगे। उसके बाद है आपकी माउस एंड टच पैड, तो ये भी सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद आपकी है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, तो इसमें कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बताया है। फिर उसके बाद आपकी प्रिंटर्स की सेटिंग्स है, अगर आपको एक प्रिंटर ऐड करनी है, वाईफाई रिलेटेड प्रिंटर या कोई ऐसी चीज को बताओ उसको सेट कर सकते हो। फिर रिमूवेबल मीडिया मतलब है कि CDs, DVDs, फोटोज, सॉफ्टवेयर, USBs, जो भी आपकी सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद कलर, तो ये आपकी कलर का कैलिब्रेशन है अगर आपको ऐसी कोई चीज करनी है। और फिर आखिर में आपकी रीजन और लैंग्वेज है, तो मैंने अच्छा ये अरबी नहीं है, ये उर्दू ही है, तो अभी मैंने उर्दू एज ए सेकेंड लैंग्वेज को यहाँ चूज किया, या मेरा फॉर्मेट उर्दू है और मेरा मेन लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इसलिए वो इस तरह से दिखा रहा है। अच्छा, तो ये सब हो गया है। अच्छा, और भी कुछ बाकी है। यूनिवर्सल एक्सेस, ये जैसे वो उन लोग के लिए है जैसे जिनके पास जो सही से देख नहीं सकते, सही से सुन नहीं सकते हैं, ये कुछ स्पेशल सेटिंग्स हैं, तो ये उनके लिए है। फिर उसके बाद यूजर्स, तो आप और भी यूजर्स के अंदर डाल के सारा सेटिंग्स को कर सकते हो। फिर डिफॉल्ट एप्लीकेशंस, तो यहाँ आपके जितने भी डिफॉल्ट एप्लीकेशंस है, जिस तरह आप यहाँ विंडोज में बदल सकते हो, अगर आप सर्च करोगे डिफॉल्ट एप्स तो आप यहाँ इसको बदल सकते हो, ईमेल, मैप्स, म्यूजिक प्लेयर, जो भी है, तो इसी तरह से आप ये चीजें को यहाँ भी बदल सकते हो। फिर उसके बाद डेट एंड टाइम, तो यहाँ ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम जो है उसको आप कन्फिगर कर सकते हो, ऑन या ऑफ कर सकते हो। ऑटोमेटिक टाइम जोन को भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। फिर टाइम फॉर्मेट भी आप सेट कर सकते हो, AM, PM या फिर 24 आवर। और फिर ये आखिर में आपकी आती है अबाउट, तो ये बेसिकली आपकी सारी कंप्यूटर की सेटिंग्स और सब बताती है। तो मैंने इस वर्चुअल मशीन को 4 GB रैम दिया है, इसलिए वो यहाँ 4 दिया हुआ है, लेकिन इस लैपटॉप में मेरे पास 16 GB रैम है, लेकिन मैंने क्योंकि इसको 4 GB रैम दिया है इसलिए वो इतना ही दे रहा है। फिर प्रोसेसर मेरा है i7-9750H, तो ये मेरी प्रोसेसर है, ये उसकी स्पीड है। फिर ये मेरा ग्राफिक्स है, तो जो ग्राफिक्स का प्रोसेसर होती है विंडोज के अंदर वो इंटेल की होती है, तो इंटेल ग्राफिक्स कंट्रोल पैनल, तो इंटेल ही होती है सारे विंडोज के कंप्यूटर्स के अंदर ग्राफिक्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इंटेल का एक ओपन सोर्स वर्जन है LLVM पाइप के नाम से, तो ये आपका सारा ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद आपकी है डिस्क कैपेसिटी, तो मैंने इसको 100 GB दिया है, तो ये 100 GB ही ले रहा है। फिर आपकी OS का नाम Ubuntu 20.04 LTS, आपकी OS टाइप, तो ये 64 बिट है, 32 बिट नहीं है। और मैं फिर से वही बात है, यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाते हो, कंट्रोल पैनल के अंदर आप जाते हो हार्डवेयर एंड साउंड के अंदर, फिर उसके अंदर आप जाते हो नहीं, हार्डवेयर एंड साउंड के अंदर नहीं, सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर, फिर सिस्टम के अंदर, तो ये जितने भी आपकी रिसोर्सेज दिखती है यहाँ, यहाँ आप देख सकते हो सिस्टम टाइप 64 बिट है। तो अगर आपकी 64 बिट सिस्टम टाइप है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 64 बिट ही इंस्टॉल करो उबुंटू का। लेकिन अगर आपका 64 बिट नहीं, आपका 32 बिट है, तो फिर आपको 64 बिट नहीं इंस्टॉल करना चाहिए, आपको 32 बिट वर्जन को इंस्टॉल करनी चाहिए उबुंटू की, वरना कुछ मसले आ सकते हैं। उसके बाद है आपकी नोम की वर्जन, ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि नोम क्या है। एक और भी है
XDA के नाम से मेरे ख्याल से। तो ये सब क्या है, ये नोम क्या है, XDA क्या है, ये हम देख लेंगे, लेकिन ये उसका एक वर्जन है 3.36.1। फिर विंडोइंग सिस्टम, तो ये बेसिकली जितने भी आपके ये विंडोज है ये उन सबको कंट्रोल करता है, तो उसको X11 बोलते हैं, तो ये वो यूज हो रहा है। फिर वर्चुअलाइजेशन, आप यहाँ से देख सकते हो, इसमें एक बिल्ट इन वर्चुअलाइजेशन का एक डिटेक्टर है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि इसमें वर्चुअलाइजेशन हो रही है या नहीं। तो इसने डिटेक्ट कर लिया है कि ऐसा हो रहा है, और इसने फिर नाम भी दे दिया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन को कर रहा है। तो इन दिस केस Oracle VM Virtual Box Manager, तो यहाँ भी फिर Oracle ही लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद आपके सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, और फिर उनको भी आप यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अब इस सब के बाद अब हमने सारे सेटिंग्स को देख लिया है। तो अभी हमने सेटिंग्स को भी देख लिया है, टाइम एंड डेट को भी देख लिया है, हमारे सारे एप्लीकेशंस को भी देख लिया है। तो वाकई में हमने लिनक्स को पूरा मुकम्मल तरीके से कवर कर लिया है। तो इसका वजह ये है कि फिर से वही बात है, विंडोज क्योंकि इतना वैसे तो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, इससे अगर आप कंपेयर करो तो इतने सारे बटन्स है, इतने सारे सेटिंग्स है, फीचर्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन लिनक्स के अंदर आपके पास मुश्किल से डेस्कटॉप स्क्रीन पर 5-6 बटन है, और समझो पूरे ओएस के अंदर कुल मिला के मुश्किल से जैसे 10-12 ऑप्शंस होंगे, और विंडोज में तो पता नहीं कितने 100 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो अब वैसे तो मैं एक नंबर फॉर्म में कह रहा हूँ, इतना समझ भी नहीं आता है, लेकिन जाहिर सी बात है, सिर्फ देखने से भी एक अंदाजा लग ही जाता है कि मतलब कितना फर्क है लिनक्स और विंडोज के अंदर। मतलब ये कितना सिंपल लग रहा है और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो फिर से ये एक और बात है, ये एक तरह से लिनक्स की शान है, या उबुंटू लिनक्स की एक शान है। तो ये हमने अभी कवर कर लिया है उबुंटू लिनक्स का डेस्कटॉप और सबको, इसको नेविगेट कैसे करते हैं। तो अब अगर किसी के पास सवालात है तो फिर वो मुझसे अभी ही पूछ लो, क्योंकि फिर इसके बाद हम बुक की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो मेरे ख्याल से किसी के पास अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, और वैसे भी अभी मीटिंग एंड होने वाली है, तो अभी हम फिलहाल इसको एंड कर लेते हैं, और मैं अभी एक और लिंक भेज दूंगा, तो हम फिर उधर से कंटिन्यू कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं। तो अभी मैं फिर से अपना स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब हमने देख लिया है कि उबुंटू लिनक्स को प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। तो अब हम जाते हैं बुक की तरफ। तो हम यहाँ से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप अपनी कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपने देखा होगा कि अब यहाँ तो हमने ये चीज नहीं देखा, बूट लोडर आपकी आएगी, जिसमें आपकी ग्रब या लीलो के नाम से कोई चीज आएगी, और फिर उसके अंदर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करोगे। अब ये क्या बता रहा है, ये ड्यूल बूटिंग के बारे में बता रहा है। अगर आपने ड्यूल बूटिंग की हुई हो तो एक चीज होती है आपकी बूट लोडर के नाम से, तो वो आपको उससे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को खोलना है। तो वो दो मेन्यूज होते हैं। तो एक मेन्यू का नाम है GRUB, जो मोस्ट पॉपुलर है ग्रब के नाम से, और एक और है LILO, लीलो के नाम से। तो उनमें कुछ फर्क है, मोस्टली जो फर्क है वो डिजाइन और GUI के बारे में ही है, लेकिन इनमें फर्क है। तो ये अभी उसके बारे में ही बता रहा है। तो हम फिलहाल इस कोड को स्किप कर लेते हैं। तो जब लिनक्स खुल जाएगी तो एक ग्राफिकल लॉगिन स्क्रीन आएगी, तो ये बिल्कुल वही है जो हम लॉग आउट करते हैं। तो उसके अंदर अब फिर से वही बात है, क्योंकि उबुंटू लिनक्स में GUI का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा है, दूसरे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस और फ्लेवर्स के अंदर आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता है। आपको सिर्फ उसी वक्त ही लॉगिन करना पड़ता है जब आपको कोई रूट रिलेटेड टास्क करनी होती है। तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो एक रूट यूजर नेम को यूज करते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस क्या है, बिल्कुल ऐसी चीज है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल CMD को खोलता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को, तो यहाँ ऑप्शन आती है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब है कि आप एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस के साथ इसको रन कर सकते हो, या मास्टर प्रिविलेजेस के साथ, कि अगर आप कोई ऐसी फंक्शन कर रहे हो जो आपका कंप्यूटर को फॉर एग्जांपल क्रैश भी कर सकता है, तो भी वो आपको करने देगा। लेकिन अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं है तो फिर वो आपको नहीं करने देगा। तो बिल्कुल वही बात है, अगर आपके पास रूट का प्रिविलेजेस है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस है, तो फिर आप ये सब कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। और लिनक्स में ये एक मसला है कि छोटे से छोटा काम भी करने के लिए आपको रूट की प्रिविलेजेस चाहिए, वरना आप कर ही नहीं सकते हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि कोई एक्सीडेंटल चेंजेस नहीं हो आपकी सिस्टम के अंदर जब आप रूट को इस्तेमाल करते हो, तो रिकमेंडेड है कि आप अपनी सिस्टम में लॉगिन करो एक डिफरेंट अकाउंट के साथ। तो अगर आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो आप एक दूसरा अकाउंट से लॉगिन हो जाओ।
क्योंकि अच्छा, और एक और भी बात कि जो आपकी रूट पासवर्ड है, जब आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस को करते हो, तो आपको अपनी रूट पासवर्ड को असाइन करनी पड़ती है, डालनी पड़ती है। तो आपको मस्ट याद रखना है, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पूरा ओएस को रीसेट करना पड़ेगा। इसमें कोई रिकवरी का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई पे नहीं कर रहा है जिस तरह विंडोज लोग को पे कर रहे हैं कि कस्टमर्स का इश्यूज को रिजॉल्व करो। लिनक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से इसमें आप अगर अपना पासवर्ड को लूज कर लेते हो तो आपने वाकई में इसको लूज कर लिया है। तो ये रूट का पासवर्ड कभी भी आपको यूज नहीं करना चाहिए। ये आप कहीं लिख के संभाल के रखो, वरना अगर आप भूल गए अपनी पासवर्ड को तो फिर बहुत बड़ा मसला होगा। आपको अपना ओएस को रीसेट करना पड़ेगा, पूरा रीइंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद ये एक एग्जांपल है जब आप उबुंटू कैसा लगता है खोलने के बाद। अब ये आपको बहुत अलग लग रहा होगा इससे। वजह यह है कि ये बुक बहुत ही ज्यादा पुराना है। ये मेरे ख्याल से उबुंटू का 14.04 वर्जन है या 16.04 वर्जन है, जबकि यहाँ 20.04 की वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका तो ये एक वजह है, लेकिन जहाँ कोई डिफरेंसेस की बात आएगी वहां मैं बता दूंगा, तो उसकी कोई फिक्र की बात नहीं है। तो जो डेस्कटॉप आपकी आती है वो या तो केडीई आती है या फिर नोम आती है। अब ये क्या है ये हम बाद में देख लेंगे। अब इसके बाद हम जाते हैं शेल की तरफ। शेल का मतलब है टर्मिनल, जो एक मेन चीज है लिनक्स के अंदर जो हर कोई इस्तेमाल करता है। अब हम उसको जरा देख लेते हैं। तो जीयूआई एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसका, जो जीयूआई है, ताकि आप लिनक्स को आसानी से देख सको। लेकिन अगर जीयूआई नहीं चलती है या कोई और लिनक्स की वर्जन में नहीं होती है, तो फिर आपको टर्मिनल को भी इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। और लिनक्स में बहुत सारे बेसिक फंक्शंस के लिए भी आपको टर्मिनल चलाना आना चाहिए। तो टाइपिंग कमांड्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट होता है नेविगेटिंग और क्लिकिंग से ज्यादा। अब ये तो वैसे बहुत अजीब बात लगेगी, लेकिन जिन लोगों की प्रैक्टिस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा है, तो मेरा टाइपिंग स्पीड काफी अच्छा है और मैंने लिनक्स पे भी तकरीबन 1 साल से काम कर रहा हूँ। तो कमांड्स को चलाना बहुत ही आसान है। तो जैसे sudo apt update, अब ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना कंप्यूटर को इधर अपडेट कर रहा हूँ। तो अब आपके सामने ये कि कितनी जल्दी अपडेट भी हो गया और कितनी जल्दी मैंने कमेंट भी इसके अंदर टाइप कर ली। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको लगने लगेगा कि यार ये जो टर्मिनल्स है ये इतना फास्ट है इनसे काम करना कि मैं जीयूआई को इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। ये भी एक बात है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लिनक्स में काम करते जाओगे, उतना ही आपको अंदाजा होगा कि यार लिनक्स का टर्मिनल को यूज करना ज्यादा आसान है। लेकिन इसमें टाइम लगेगी, ये एकदम से नहीं होगी। ये एक मेरी थिंकिंग प्रोसेस ये उस वक्त बदली थी कि यार लिनक्स का टर्मिनल ज्यादा अच्छा है जीयूआई से। जब मैंने लिनक्स के साथ तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए एवरी डे उसको इस्तेमाल की। उस वक्त मेरा कोई काम नहीं था, मैंने कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जॉब नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। बस मैं उसको एज माई नॉर्मल डेस्कटॉप एक विंडोज का ऑल्टरनेटिव के तौर पे मैं यूज कर रहा था, बस और कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन इतनी देर से यूज करने के की वजह से अब मेरी उसमें आदत हो गई है। तो मैं उसको मुझे अब उसको इस्तेमाल करना आता है अच्छी तरह। तो उसके बाद आप कैसे खोलोगे अपनी टर्मिनल के ऊपर, आप सर्च करोगे कंसोल या टर्मिनल के ऊपर के लिए। तो आप ये कैसे करोगे, आप अगर यहाँ जाते हो तो आप सर्च बार में जाओगे, मतलब कि विंडोज बटन, या आप इस बटन को क्लिक कर सकते हो इधर शो एप्लीकेशंस की जो बटन है। तो इसमें आप यहाँ सर्च बार में जाओगे तो यहाँ आप टाइप कर सकते हो टर्मिनल। तो यहाँ सीएमडी के नाम से नहीं होती, विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट मतलब है कि सीएमडी के नाम से होती है, लेकिन लिनक्स में इसका नाम है टर्मिनल। तो हम इसको अभी खोलते हैं। तो ये है आपकी टर्मिनल जिसपे आपकी सारी कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी। तो ये वही जगह है जहां आपके सारे कमांड्स जो भी हमने अभी तक देखा है कि जैसे मैंने वो एक कमांड चलाई थी sudo apt update, इस तरह के कमांड जो भी आप और कमांड चलाते हो वो सब यहाँ इस टर्मिनल से चलेगी। तो ये है आपकी टर्मिनल। तो उसके बाद ये कुछ एग्जांपल कमांड्स बता रहा है। तो लिनक्स के कमांड चलते हैं इस तरह से है कि आपके पास अपना कमांड का नाम होता है। फॉर एग्जांपल अप टाइम का नाम से कमांड है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन एन का मतलब है कि जितने भी ऑप्शंस है, एन ऑप्शंस हो जितने भी है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक कमांड में 30 ऑप्शंस होंगे, तो आपके पास दूसरे कमांड में 100 ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कमांड करता क्या है और उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो ये एक एग्जांपल कमांड है अप टाइम के नाम से। तो ये आप यूज कर सकते हो चेक करने के लिए कि आपका जो लिनक्स का मशीन है वो कितनी देर के लिए अभी कितनी देर के लिए चल रहा है। तो ये आपको दिख रहा है 43 मिनट्स। तो अभी 1 यूजर ही चल रहा है। और इसका लोड एवरेज भी एक चीज यहाँ लिखा हुआ आता है। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि लोड एवरेज का मतलब क्या है। वो फिर आई थिंक अगर यहाँ बता रहा है
अच्छा, तो फिलहाल तो यहाँ नहीं बता रहे, ठीक है। तो उसके बाद आता है यू नेम SRV। तो ये क्या है? ये जो आपके पास एक डैश है SRV, ये क्या है? इनको हम बोलते हैं फ्लैग्स, फ्लैग्स या ऑप्शंस। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस है। तो ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एप्लीकेशन चलाता हूँ, तो मैं उसको डिफॉल्ट तरीके में भी यूज कर सकता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस के साथ भी मैं उसको यूज कर सकता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। तो वो है ये फ्लैग यू नेम SRV। तो यहाँ अगर मैं चाहता हूँ तो यू नेम SRV, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब आउटपुट थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि अब मैंने ये अलग तरह से चलाया है। और ये भी आप एक चीज नोट कर सकते हो, यू नेम S, यू नेम R, यू नेम V। तो आप देख सकते हो कि यहाँ हमने इस कमांड में ये एक साथ चलाया है SRV, लेकिन यहाँ देखो मैंने इसको सेपरेटली चलाया है यू नेम S, यू नेम R और यू नेम V। तो इसका क्या वजह है? अगर आपके पास मल्टीपल फ्लैग्स है या मल्टीपल ऑप्शंस है जो आपको एक साथ चलानी है, एक साथ चलाने का मतलब है कि आपको सारा आउटपुट एक साथ चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप सारे लेटर्स को इस तरह से मतलब जोड़ के लगा सकते हो, और आपको फिर सिर्फ एक ही डैश को लगाना पड़ेगा बिगिनिंग के अंदर। लेकिन अगर आप एक एक कर रहे हो तो फिर एक डैश तो आपको लगाना ही पड़ता है, और उसके बाद जितने भी ऑप्शंस हैं। तो इन दिस केस मैंने S को यूज किया है, फिर R को, फिर V को, सबको अगर जोड़ के उसका आउटपुट निकालना है तो फिर SRV। और आप ये देख भी सकते हो कि वाकई में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ आ रहा है लिनक्स, तो ये जो S निकाल रहा है, S का जो ऑप्शन है या उसका जो फ्लैग है, वो आउटपुट निकाल रहा है लिनक्स। तो यहाँ भी यही हो रहा है, लिनक्स भी लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ R है, तो R में आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ भी आपके पास यही लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद वी का जो ऑप्शन है उसमें आपको ये सब लिखा हुआ आ रहा है, तो वही चीज आपका यहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से हम कमेंट्स को मर्ज भी कर सकते हैं और फ्लैग्स को मर्ज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जाते हैं, ये फिर सिर्फ इन्हीं कमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो उसके बाद एक और भी बहुत ही काम का कमेंट है, बहुत ही अच्छा कमेंट है मैन के नाम से। तो वो क्या करता है? ये बेसिकली मैन्युअल है, इसका फुल फॉर्म है, मैन का मतलब है मैन्युअल। तो इसमें क्या यूज है? फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूनेम का कमेंट को यूज करना है, मुझे पता नहीं है कि यूनेम का कमेंट के सारे ऑप्शन, अगर मैं चाहता हूँ मुझे सारे ऑप्शन चाहिए या उसका ओवरऑल यूसेज का तरीका देखना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैन स्पेस यूनेम। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास एक पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि ये कमांड क्या है, इसका नाम क्या है, यूनेम। ये क्या करता है? ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करता है। सिनॉप्सिस इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली वही है कि जिस तरह हमने यहाँ इस बुक के अंदर देखा, ये जो लिखा हुआ है कमांड ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन N, ये बिल्कुल वही चीज है, बस एक डायग्राम की तरह की चीजें जो बता रहा है कि ये कमांड किस तरह यूज होता है। आप पहले एक मेन कमांड लगाओगे यूनेम, और फिर उसके बाद आप ऑप्शंस को इस मेथड में लगा सकते हो। तो ये बस यही बता रहा है, तो सिनॉप्सिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शंस। तो डिस्क्रिप्शंस में क्या है कि ए का फ्लैग क्या करता है, ये ए का फ्लैग या ए का जो ऑप्शन है वो क्या करता है? प्रिंट्स ऑल इन्फॉर्मेशन। फिर एस क्या करता है? प्रिंट्स द कर्नल नेम। एन क्या करता है? प्रिंट्स द नेटवर्क नोड होस्ट नेम। और फिर ये आपके पास सारे फ्लैग्स या ऑप्शंस मौजूद है, और इनके कुछ और भी फॉर्मेट से लिखने का। अब फ्लैग्स को लिखने का फॉर्मेट जो है लिनक्स के अंदर दो तरह के हैं। एक तो ये है कि एक डैश लिखो और फिर उसके बाद आप उसका लेटर लिखो, या फिर आप दो डैश लिखो और फिर उसके बाद आप उसका फुल फॉर्म लिखो। तो जैसे यहाँ मैं लगा सकता हूँ -S, तो फिर आएगी कर्नल नेम। लेकिन मैं ये भी लिख सकता हूँ हाइफन हाइफन कर्नल हाइफन नेम। तो ये मैंने पूरा नाम लिखा कमांड का, कर्नल नेम, और फिर मैंने दो डैशेस को भी यहाँ लिखा है मैंने। तो ये दो ऑप्शंस हैं लिनक्स में फ्लैग्स और ऑप्शंस को यूज करने का। कुछ जगह पे आपको यही यूज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप -H को यूज नहीं कर सकते हो, या तो वो कोई और चीज ट्रिगर करेगी अगर वो इस लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है, या फिर वो चलेगी ही नहीं। तो आपको यहाँ हेल्प के लिए डैश हेल्प ही लगाना पड़ेगा। इसी तरह से वर्जन के लिए आपको डैश वर्जन ही यूज करना पड़ेगा, वरना वो नहीं चलेगा। तो हम इसको देख भी सकते हैं मेरे ख्याल से। तो अच्छा, अब यहाँ आप आ गए मैनुअल के अंदर, आप यहाँ से निकलोगे कैसे? तो इसका तरीका ये यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है, और Q टू क्विट, प्रेस H फॉर हेल्प और Q टू क्विट। तो मैं Q को प्रेस कर लूंगा तो मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। अब इसको ट्राई भी करते हैं, जो हमने अभी देखा। अगर हमें हेल्प चाहिए तो हम -H का फ्लैग लगाते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है? इनवैलिड ऑपरेशन H। अब हम करते हैं यू नेम डैश हेल्प, तो आके आपका पूरा मतलब हेल्प का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ आ जाता है। फिर यही चीज करते हैं वर्जन के लिए, यू नेम -V। तो मेरे ख्याल से -V ऑलरेडी एक ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर ऊपर।
जी बिल्कुल, जिसमें लिखा हुआ है कर्नल वर्जन। तो हम इसको फिर वर्जन को तो फिर हमें इसी तरह से ही लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम किस तरह से करेंगे, उसी तरीके से ही जो यहाँ लिखा हुआ है यूनेम डो डैश और वर्जन। तो आप देख सकते हो कि ये अभी यूनेम का वर्जन है। तो अभी इस पे 8.30 का वर्जन इसके ऊपर भी चल रहा है। तो ये एक एग्जांपल कमांड है और उसके फ्लैग्स और ऑप्शंस भी क्या होते हैं। और हमने मैन का भी कमांड को देख लिया जो बहुत ही काम का एक कमांड है। उसके बाद लिनक्स के डेस्कटॉप्स। तो इसका मतलब क्या है कि दो GUIs है जो लिनक्स के अंदर यूज होते हैं, वही जो हमने अभी देखा था कुछ देर पहले, नोम और KDE। तो इनमें कुछ फर्क है, GUI के भी तौर पे कुछ फर्क है, कुछ और भी तौर के भी मतलब कुछ फर्क भी है इसके अंदर। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि दो कॉमन GUI है जो लिनक्स के साथ यूज होती है, नोम और KDE। तो आप दोनों को इंस्टॉल एक साथ कर सकते हो और आप स्विच कर सकते हो दोनों में अगर आप चाहो तो, क्योंकि दोनों यूनिक्स मतलब है कि लिनक्स के ऊपर चलते हैं। और अगर क्योंकि दूसरे भी GUIs है जो लिनक्स पे चल सकती है, यही दो सबसे पॉपुलर है, सिर्फ यही दो अवेलेबल नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो सबसे पॉपुलर वाले हैं। अब इनमें फर्क क्या है, सबसे पहले अवेलेबिलिटी, ये दोनों बिल्कुल फ्री है, मतलब है कि ओपन सोर्स है। फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, मतलब है कि कितना सिस्टम रिसोर्सेज लेता है। नोम जो है वो 768 MB रैम लेता है। तो यही वजह है कि लिनक्स बहुत ही कम रिसोर्सेज लेता है, क्योंकि वो इतने कम में चल सकता है कि फिर यही प्रिफर्ड है। तो ये लेता है आपका CPU पावरफुल 700 मेगाहर्ट्ज। तो ये 700 मेगाहर्ट्ज का पावर लेता है आपका CPU से, और 768 MB रैम लेता है। लेकिन KDE जो है वो 1 GHz, मतलब है कि 1000 MHz। तो 1 GHz को 1000 MHz बोला जा सकता है। तो 1 गीगाहर्ट्ज CPU का पावर लेता है। तो थोड़ा ज्यादा है 700 से। तो लेकिन वो रैम को फिर कम लेता है। तो यहाँ 615 MB रैम है। तो इसमें भी आराम से चल सकता है, जबकि इसमें नोम के लिए आपको मिनिमम 768 MB रैम चाहिए। फिर उसके बाद आपका है डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। तो नोम का जो मेन प्रायोरिटी वो ये है कि डेवलपर्स के लिए फ्रेंडली होना चाहिए। उसमें फ्रीडम से मतलब है कि आपका सारा कोड मतलब अवेलेबल होना चाहिए, आप हर चीज को कभी भी कहीं भी चेक कर सकते हो, और एक्सेसिबल होना चाहिए सबके लिए। लेकिन KDE जो है, इनका मेन पर्पस ये है कि वो एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, मतलब है कि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बना हुआ हो। वो मतलब वो एक ब्यूटी का फीलिंग देने के लिए KDE यूज होता है। फिर कस्टमाइजेशन एक्सपीरियंस क्या है, नोम का जो कस्टमाइजेशन है वो बहुत ही सिंपल है, और फर्स्ट टाइम लिनक्स यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। एडवांस यूजर्स जो है वो उनका कस्टमाइजेशन सेटिंग्स को इतना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसके कस्टमाइजेशन सेटिंग्स बहुत ही सिंपल है, इतना एडवांस नहीं है जितना KDE का है। KDE में आप तकरीबन हर चीज को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो और कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो उसमें ये एक एडवांटेज है। लेकिन फिर जाहिर सी बात है कि कस्टमाइजेशन की वजह से आपकी रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगी। उसके बाद आपकी डिफॉल्ट अपीयरेंस है। तो यहाँ नोम के अंदर आपकी डिफॉल्ट अपीयरेंस क्या है, टूल बार एट द टॉप एंड अ डॉक दैट पॉप्स आउट फीचरिंग एप्लीकेशन आइकॉन्स। तो यहाँ लिखा हुआ है टूल बार एट द टॉप, ये गलत है, क्योंकि इसका जो अभी डिफॉल्ट सेटिंग लिखा हुआ है टूल बार एट द टॉप लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो टूल बार लेफ्ट के ऊपर लगा हुआ है। तो इसका वजह ये है कि जो मेन नोम है, एक्चुअल जो नोम है, वो इसी तरह से ही बना हुआ है, लेकिन ये एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ नोम है। उबुंटू लिनक्स सिर्फ नोम पे तो चलो बना हुआ है, इसका ये अभी जो डिफॉल्ट हमें अभी दिख रहा है ये नोम ही है, लेकिन ये एक ऑल्टर्ड वर्जन है उसका, जिसकी वजह से ये सब यहाँ अभी चेंज हुआ हुआ है, या अभी ये लेफ्ट पे लगा हुआ है और ये सब। तो उसके बाद हम जाते हैं KDE पे। तो KDE पे टूल बार एट द बॉटम होगी और एक मेन मेन्यू भी होगी, लेकिन यहाँ आपकी जो डॉक होती है वो पॉप आउट होती है। तो जिस तरह ये यहाँ विंडोज में आप आई थिंक एक ऑप्शन है हाइड द टास्क बार के नाम से, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार। तो अगर मैं इसको अभी कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो कि अभी मेरा टास्क बार चला गया है। जब मैं यहाँ नीचे हवर करूंगा तब जाके मुझे दिखेगी। तो अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो फिर ये वापस फिक्स्ड हो जाता है। तो जिस तरह का ये हवरिंग वाली चीज है, ये बिल्कुल वही चीज होगी जो है आपको लिनक्स के अंदर होगी। तो बाय डिफॉल्ट नोम और KDE के अंदर ये आपके पास होगी, लेकिन लिनक्स जो है, उबुंटू लिनक्स जो है वो उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये हो गया है। अब उसके बाद हम जाते हैं यूनिवर्सल सर्च पे। सर्च का मतलब क्या है, ये जो आपकी सर्च बार यहाँ है। तो इनमें क्या फर्क है, सबसे पहले तो यहाँ
यूजेस टेक्स्ट बेस्ड सर्च फंक्शनैलिटी, और फिर ये नोम का है, और फिर केडीई में यूजेस टेक्स्ट बेस्ड एंड मेन्यू बेस्ड नेविगेशन। तो इसमें दो तरह से आप नेविगेट कर सकते हो, लेकिन नोम में मेनली आप टेक्स्ट बेस्ड ही नेविगेशन कर सकते हो, मतलब है कि जिस तरह हम सर्च करते हैं उस तरह से। फिर उसके बाद रिसोर्स यूसेज एंड यूजर एक्सपीरियंस, तो रिसोर्स लेस लेता है केडीई से, मतलब कंपेयरिंग टू केडीई लेस रिसोर्सेज लेता है नोम, लेकिन केडीई उन लोगों को यूज करना चाहिए जो मतलब उनको विंडोज जैसा एक्सपीरियंस अगर चाहिए तो फिर उनको केडीई को इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुछ ही डिफरेंसेस हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको दोनों को ट्राई करना चाहिए और फिर आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी डिफॉल्ट सेटिंग्स है, कुछ मेन्यूज है जो यहाँ दिखा रहा है, और ये जो अभी यहाँ ऊपर दिखा रहा है ये दिखा रहा है नोम के साथ, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही चीज है जो अभी यहाँ उबुंटू लिनक्स के अंदर चल रही है। और फिर मिंट लिनक्स जो है वो भी एक और लिनक्स का वर्जन है, वो यहाँ आप देख सकते हो कि वही बॉटम का टूल बार एक लगा हुआ है इधर, और यहाँ जिस तरह आई थिंक हमने ऊपर भी देखा था टूल बार एट द बॉटम एंड मेन मेन्यू, तो ये बिल्कुल विंडोज की तरह ही है केडीई जो है। तो मिंट लिनक्स जो है वो केडीई के ऊपर ही बना हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए वो इस तरह से लग रहा है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको विंडोज जैसा एक्सपीरियंस चाहिए, जिन लोगों को विंडोज विंडोज ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है वो फिर केडीई को यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो दोनों को कस्टमाइज किया जा सकता है और फिर आप अपनी मर्जी से ट्राई कर सकते हो। अच्छा, तो उसके बाद हम जाते हैं नेविगेटिंग द लिनक्स फाइल सिस्टम पे। अब क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, मेरे ख्याल से इसमें अभी बहुत सारे कमांड्स अभी भी रह गए हैं, सेक्शंस अभी शट डाउन, तो मतलब काफी इजी चैप्टर है। नेविगेटिंग द फाइल सिस्टम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर है वो कुछ एप्लीकेशन है, मेरे ख्याल से बेसिक एप्लीकेशन या नहीं पोस्ट इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज। तो इसमें भी इतना टाइम नहीं लगेगा, तो हम ये दोनों भी आई थिंक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर सकते हैं। तो हम वो फिर बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही काफी है इस क्लास के लिए। तो आप जा सकते हो, मतलब रिवाइज कर सकते हो जितने भी यहाँ बुक्स में सारे टॉपिक्स है, आप इनको जाके रिवाइज कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर उन सबका प्रीवियस नॉलेज होगा और फिर हम उसको अप्लाई करके आगे भी हम सब देख लेंगे। तो अब किसी के पास भी कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो मेरे ख्याल से अभी किसी के पास कोई सवालात नहीं है, तो फिर हम अभी मीटिंग को यहाँ ही एंड कर लेते हैं। और फिर इंशाल्लाह हम अगर कोई मसला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ लेना, वरना फिर आप रिवाइज करने के लिए फिर वही रिकॉर्डेड लेक्चर को आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।